गुड इवनिंग टू ऑल। और कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड? बाकी सब बढ़िया है? चलिए जरूर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो पहला टॉपिक है जीएस का, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। ओके बेटा, इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन। केवल इंट्रोडक्शन जानेगा कि इंडियन इकोनॉमी है क्या। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में पहले इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक बार आपने देखा होगा सर इकोनॉमिक्स, एक बार देखा होगा आपने इकोनॉमिक्स। क्लियर है? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? चलो, दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? एक इकोनॉमी एक इकोनॉमिक्स है, दोनों में डिफरेंस क्या है? मेरे को ध्यान से सुनना बेटा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इकोनॉमी इकोनॉमिक्स, इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं रूल एंड रेगुलेशन। किसके रूल्स और रेगुलेशन? भाई नियम, ठीक है। और जो भी रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? जो भी नियमावली होती है। रेगुलेशन का मतलब होता है जो भी नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, रेगुलेशन होता है, ऑपरेशन होता है। इन चीजों को यूज करेंगे। प्रैक्टिस यानी अभ्यास, अप्लाई करना। इकोनॉमिक्स में क्या है? जो रूल्स और रेगुलेशन हम पढ़ते हैं, जो नियम, जो रूल, जो फैक्ट, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, उनको कई बार प्रैक्टिस में लेना या अप्लाई करना, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमी। ठीक है बेटा? चलो देखो, अब हम बात करते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे। ये बताओ क्या कौन? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के पिता। अर्थशास्त्र के पिता किसको बोला जाता है? अर्थशास्त्र के पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। किसको बोला जाता है बेटा? आप लिख लेंगे एडम स्मिथ। ये एडम स्मिथ कौन थे और इनको अर्थशास्त्र का पिता क्यों कहा जाता है भाई? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? स्कॉटलैंड के थे, ध्यान रखना इसको। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए कहा जाता है, इन्होंने बेटा एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको बोलते हैं राष्ट्र की संपत्ति। राष्ट्र की संपत्ति, इसके बारे में पढ़ना, ठीक है? राष्ट्र की संपत्ति। अच्छा एक चीज बताओ, हम जब बुक से पढ़ते हैं भाई बहुत सारी नॉलेज होती है, और कुछ नॉलेज ऐसी भी होती है जो हमारे काम की नहीं होती, कुछ नॉलेज होती है जो बहुत ज्यादा काम की होती है। ये पता कैसे करें? पता कैसे पढ़े? बुक का मतलब क्या होता है? बुक का मतलब क्या होता है बेटा? बुक का मतलब देखो ध्यान से, बुक का मीन्स होता है बिग ओशियन ऑफ नॉलेज। इसको बोलते हैं ज्ञान का एक बड़ा महासागर। क्या समझ रहे होंगे? बिग ओशन ऑफ नॉलेज बुक। इससे हमें नॉलेज तो मिलेगी, काफी हद तक समझ भी सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको समझने के लिए हमें एक समझाने वाले की जरूरत पड़ती है, जो कि मैं यहां पर आपको समझा, जैसे कि मैं आप समझा। आप देखो ध्यान से, यहां पर
यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमने बताया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हें इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारे फैक्ट दिए थे। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था नॉर्मली कितने टाइप की होती है, दो, माइक्रो इकोनॉमी और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमी। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, इसको क्या बोलेंगे बेटा, बृहद अर्थव्यवस्था। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। माइक्रो का मतलब होता है जब बात करते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन की, इंडिविजुअल कंपनी की। फॉर एग्जांपल हमने बात की एसबीआई, हमने बात की रिलायंस इंडिया लिमिटेड की, हमने बात की टाटा स्टील की, ठीक है, हमने बात की वोडाफोन की। ये क्या है, इंडिविजुअल कंपनी। और हम बात कर रहे हैं नेशन वाइड, नेशन वाइड बात कर रहे हैं, नेशन वाइड देशव्यापी रूप से बात कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बजट, बजट यानी किसी कंट्री के बजट की बात कर रहे हैं। ये क्या है, देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, बृहद अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमी। ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, फादर क्यों इसकी, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी कौन है इसकी फादर, फादर एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, यही है एडम स्मिथ। और इसके फादर कौन है, इसके जनक कौन है, तो जेम्स कीन्स, जेम्स कीन्स, ठीक है ना। इसके फादर माइक्रो फादर जेम्स कीन्स और इसके फादर कौन है, इसके फादर एडम स्मिथ। दोनों पॉइंट क्लियर हुए, दोनों में क्या है, क्लियर है। ओके चलो आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया, ये थोड़ा सा एक जानकारी थी हमारे लिए। देखो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, आपने कहा सर भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित। कैसी है, मिश्रित। इसका मतलब क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है बेटा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है, कैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित का मतलब क्या होता है। देखो भारत कैसा देश है, भारत है डेवलपिंग कंट्री। कैसा देश है, डेवलपिंग। डेवलपिंग का मतलब होता है विकासशील देश, मतलब डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री है। और इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया का, मिक्स्ड का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर, दोनों का कंट्रीब्यूशन। प्राइवेट मतलब निजी, प्राइवेट का मतलब हो गया निजी क्षेत्र, और पब्लिक सेक्टर मतलब हो गया सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों। क्लियर है बेटा। निजी का मतलब क्या हुआ, भाई आप कह रहे हैं बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, और यहाँ बात करते हैं एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, कैनरा बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया। ये बैंकों की बात करें, आप देख रहे हो कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है कि नहीं। अगर आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हो तो इंडस्ट्री
इंडस्ट्री की बात करें, टाटा स्टील अभी बताया था मैंने आपको, टाटा स्टील हो गया। यहाँ पर हम बात करें रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस 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 का हो गया। इधर बात करें आप कह रहे हो सर एनटीपीसी गवर्नमेंट का है, ठीक है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, गवर्नमेंट का है। इसके अलावा ऑयल इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट का है, भारत गैस गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां यहाँ पर और प्राइवेट सेक्टर कंपनी दोनों को मिलाकर जो व्यवस्था बनी है उसको बोलेंगे हम मिश्रित इकोनॉमी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर नोट कर लिया बेटा। चलो देखो, अब एक चीज बताता हूं मैं आपको कि इस अर्थव्यवस्था में जो लीड होती है इंडियन इकोनॉमी का मेन जो लीड, जैसे हम बोलते हैं ना कि सर हम डेवलपमेंट जो करेंगे, डेवलपमेंट विकास जो कैसे होगा, हमने कहा सर पीपीपी मॉडल। ये पीपीपी क्या है? 2022-23 के बैठ में बोला कि हम 2022 के बैठ में हमने कहा 2022-23 वाले में कि हम पीपीपी मॉडल पर 100 वंदे भारत ट्रेनों का पालन करेंगे, पीपीपी मॉडल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे। पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्लस प्राइवेट और दोनों का पार्टनरशिप, दोनों की भागीदारी, ठीक है ना, दोनों की भागीदारी, ये होता है पीपीपी मॉडल। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर कंपनियां और प्राइवेट सेक्टर कंपनियां दोनों मिलकर डेवलपमेंट कर रही है तो उसको बोलेंगे पीपीपी मॉडल। क्लियर हो बेटा? ये है हमारी मिश्रित व्यवस्था। हमारी इकोनॉमी का बेस क्या है? बेस आधार इंडियन रुपी। ट्रेड हम करते हैं यूएस डॉलर में। ट्रेड किसमें करते हैं बेटा? ट्रेड हम करते हैं यूएस डॉलर में। इंडियन रुपी भारतीय रुपया, ये, और इसका सिंबल कौन सा है? जैसे ये डॉलर का सिंबल है तो इंडियन रुपीस का सिंबल ये हो गया। चलो मैं इसके बारे में बताऊंगा, पहले मुझे बताओ ये रुपया किसने स्टार्ट किया? हाँ, रुपया किसने शुरू किया? ये रुपया वर्ड किसने दिया है? रुपया स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय, बताओ, यस, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी ने दिया रुपया। शेर सूरी का टाइम पीरियड था शेर सूरी का टाइम पीरियड था 1540 से 1545, 5 साल के लिए। बेटा इसी ने 1541 में रुपया दिया था। क्या दिया था? रुपया दिया था। लेकिन ये रुपया किसका था? सिल्वर कॉइन था, सिल्वर कॉइन यानी चांदी का सिक्का। ओके बेटा, रुपए को देने वाला कौन है? तो रुपए को देने वाला है इंडिया में कौन? शेर शाह सूरी। 1541 में रुपया दिया, चांदी का सिक्का हुआ करता था। ओके बेटा, लेकिन आज के टाइम में आरबी क्या करती है? पेपर करेंसी पर दिया है, हटा देना इसको। अब मैं बात कर रहा हूं इस सिंबल की, मैं बात कर रहा हूं इंडियन रुपीस के सिंबल की। ये सिंबल कब से आया है? ये सिंबल आया है बेटा 2010 से। आप देखना 2010 के से पहले के जितने भी करेंसीज नोट हैं या फिर कॉइन्स हैं उन पर ये सिंबल नहीं मिलेगा। ये सिंबल 2010 में दिया था। किसने दिया था? ये दिया था देख लो, गिवन बाय डी उदय कुमार। किसने दिया था? डी उदय कुमार। कौन था? IIM बॉम्बे का स्टूडेंट था, इसने दिया था। और बेटा इसके लिए डी उदय कुमार को प्राइज मिला था, प्राइज
प्राइज मनी मिला था, प्राइज मनी कितना मिला था बेटा? 2.56 लाख, ये इसको प्राइज मनी मिला था इसके लिए। अगर आपसे ये पूछा जाए इंडियन रुपीज का सिंबल जो है किन दो लैंग्वेज को मिलकर बना है, तो रोमन और देवनागरी जो भारतीय लैंग्वेज है दोनों को मिलकर बना है। देवनागरी का क्या र, ठीक है ना, और रोमन का आ, दोनों को मिलाकर हटा देगा। चलो क्लियर बेटा। अब हम बात करते हैं भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी, जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। देखो ध्यान से, यहां पर मैं वैसे नेशनल इनकम का जो टॉपिक कराऊंगा आपको राष्ट्रीय वाला, उसमें और अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल ये था वो किसी देश की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, उसका टोटल का मॉनेटरी वैल्यू इन ए फाइनेंशियल। हाँ, इसके बारे में बता दूं, फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर बोल दो या फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर बोल दो, इसी को बोलते हैं वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष। और ये क्या है? तो ये है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है बेटा, ठीक है ना। ये है हमारा फिस्कल ईयर। ऐसे हमने बोला 2022-23, ये क्या है हमारा? इस समय फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो 2022 में 1 में से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को ये क्या हुआ? खत्म हो गया। कैसे? 2023 में। ओके, तो ये होता है। हमारे इंडिया का जीडीपी है कितना बताओ, नोट कर लिया? देखो जीडीपी कितना है भारत का? भारत का जीडीपी बेटा, जीडीपी दो तरीके का होता है सर। कैसे? एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है पीपीपी जीडीपी। ना 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 ना, आप जो सोच रहे पीपीपी का मतलब, पीपीपी का मतलब यहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। यहां पर पीपीपी का मतलब क्या है? यहां पीपीपी का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी। यहां पीपीपी का मतलब क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब खरीदने की जो शक्ति है वो चीज है। अब आप ये मत कहना सर नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी में क्या डिफरेंस है, अभी मैं आपको बता दूं, इतना ध्यान लो। जैसे नॉमिनल कितना है हमारा? इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है 2022 में जो है लेटेस्ट डेटा 3.469 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ये नॉमिनल। और पीपीपी का यूएस डॉलर कितना? 11.665 ट्रिलियन। लो भाई, ये है, ठीक है। अभी मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा आपको। कब बताऊंगा? अगली कोई एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा उसमें। अभी आप ना समझो, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र की, केवल इंडिया की बात कर रहे हैं। और पीपीपी का मतलब होता है जब उसी प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं अदर कंट्री में उसके प्राइस से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक मार्कर की वैल्यू इंडिया में कितनी है? 20 रुपीज, ठीक है ना। इसी मार्कर की वैल्यू मान लो इंडिया ने किसको प्रोड्यूस किया और इसी मार्कर की वैल्यू मैं बात कर रहा हूँ यूएसए, मान लो $1 की। इंडिया में कितना हुआ सर? इंडिया में 1 मार्कर कितने का मिल रहा है? आपने कहा सर 20 रुपीज का। और ये इंडिया में, कहां पर बेटा? इंडिया में। और यही मार्कर 1 मार्कर की वैल्यू हमें मिल रही है $1 की, कहां पर? यूएस में। तो आप देखो ये प्रोडक्ट वही है, हम कहां पर कैलकुलेट करते हैं? नॉमिनल का मतलब होता है इंडिया की जीडीपी, लेकिन वह पीपीपी का मतलब क्या होगा? परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब कहां पर उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। आप देखो अगर हम इसको कंपेयर करें इससे,
तो हमारे इस मार्केट की वैल्यू भाई आज के टाइम में डॉलर का वैल्यू कितना है 82.78 रुपीज बराबर $1। आई थिंक कितना ये देख लेना। तो इसका कितना गुना होगा, लगभग 4 गुने से ज्यादा। इसका मतलब है कि 20 रुपए की जो वैल्यू अगर इंडिया में उसकी यूएस में कितनी होगी भाई, इतने की वैल्यू। अब इस बेस पर जो इकोनॉमी कैलकुलेट होगी वो होगी पीपीपी। 1 लीटर दूध या मिल्क जो है उसका मूल्य कितना है इंडिया में, सर आपने कहा 60 रुपए 60 रुपीज, और उसी का वहां पता पड़ा कि $3 का 1 लीटर दूध मिल रहा है, $3 का, चलो $2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 दे दो, उधर डबल कर दो इसका, 160 165 समथिंग हो, 165 समथिंग हो गया, ठीक है ना, 165। तो उसके अकॉर्डिंग वो होगा पीपीपी, पीपी परचेज पावर पैरिटी और इंडिया में नॉमिनल। तो नॉमिनल बेस पे ये है और पीपी बेस पे है। क्लियर हो गया? आगे हम डिटेल में बता देंगे इसके बारे में, अभी इतना समझो, ठीक है ना। चलिए देखिए नॉमिनल और पीपीपी। अब देखो नॉमिनल जीडीपी कितना है, 3.469 ट्रिलियन, और ये किसमें है, यूएस डॉलर, ठीक है। और इस बेस पर इंडिया की रैंक है, रैंक इन द वर्ल्ड, विश्व में इसका स्थान कितना है बेटा, 5th, ठीक है, 5th स्थान इसका। इससे ऊपर 4 कंट्री कौन से हैं? फर्स्ट पे आता है यूएस, सेकंड पे आता है चाइना, थर्ड पे आता है जापान, और 4th पे आता है जर्मनी, और 5वें पे इंडिया, ठीक है बेटा, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, 5th रैंक है। और इस पर पर कैपिटा इनकम कितनी है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कितनी है यहाँ पर, यहाँ प्रति व्यक्ति आय मतलब क्या है कि भाई प्रति व्यक्ति कैसे निकालते, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल क्या, टोटल जीडीपी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हमारी गति आएगी पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2466 यूएस डॉलर ये। और इस बेस पर वर्ल्ड में रैंक कितनी है, रैंक इन द वर्ल्ड, विश्व में रैंक कितनी, पर कैपिटा इनकम इंडिया की रैंक, वो भी नॉमिनल के बेस पर, तो लिख लेंगे 142, 142 की रैंक है बेटा। क्लियर हो गया? देखो दोबारा सुनो, यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी नाम मात्र की, क्या करेंगे इसको, नाम मात्र की, यह है। वर्ल्ड में रैंक कितनी है, सब कितनी, 4 कंट्री कौन से, ये सीक्वेंस है इसका, ठीक है ना। इसके बाद में पर कैपिटा इनकम कितनी है, इतनी है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 82.78 से, तो बेटा रुपीज में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रैंक क्या है वर्ल्ड में, 182 रैंक है, मतलब 141 देश हमसे ज्यादा। इसका मतलब है कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो कौन सी आती है, वो है मिडिल, लोअर मिडिल कहेंगे इसको, लोअर मिडिल इनकम। इसका मतलब जानते हो किसको बोलते हैं, निम्न मध्यम आय। ये है हमारे इंडिया की इनकम। बहुत कुछ जानने को है इकोनॉमी में, आप ये डेटा जानकर शॉक हो जाएंगे कि भाई ऐसा कैसे है। ये नॉमिनल के बारे में बताया, अच्छा चलो मैं थोड़ा सा आपको पीपीपी के बारे में बताऊंगा। देखो पीपीपी जीडीपी, परचेज पावर पैरिटी जीडीपी कितना है, तो लिखा हुआ है 11.665 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ये ना
इस बेस पर इंडिया की रैंक इन वर्ल्ड, विश्व में इसकी रैंक कितनी है? तो विश्व में इसकी रैंक है बेटा थर्ड है। देखो पहले पे कौन है? चाइना, दूसरे पे कौन है? यूएस, और तीसरे पे कौन है? इंडिया। तीसरे पे कौन है? इंडिया। ठीक है, इंडिया तीसरे नंबर पे है। और इस बेस पर पर कैपिटा निकालो, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, ये कितनी है बेटा? तो ये है 82 यहाँ पे लिखा लो 4-6 के समथिंग डॉलर, 8246 करना, इतना डॉलर। और ये जो है इस बेस पर इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक इन वर्ल्ड ये है 125, 125वां रैंक है, 125वां रैंक है बेटा इस बेस पर। ठीक है ना? अब देखो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, तो जीडीपी के बारे में हो गया बेटा। ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जीडीपी हो गया हमारा। एक और चीज, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? पॉपुलेशन है जनसंख्या। पता है कितना जनसंख्या इंडिया का? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़, यानी आप कह सकते हो 1210854977। और 2022 के अकॉर्डिंग कितना है जो वर्ल्ड बैंक का डेटा है? ये कह रहा है 141 करोड़, 141 करोड़ इतना है, यानी ये हो गया 1417173 ये। और इस बेस पे इंडिया का रैंक कितना है बेटा? इस बेस पे इंडिया का रैंक कितना है? सर आपने कहा सर इस बेस पे इंडिया रैंक सेकंड। और जीडीपी और देखो इस बेस पे इंडिया रैंक सेकंड है, लेकिन पहले नंबर पे कौन है? फर्स्ट पे कौन है? सर चाइना। चाइना का पॉपुलेशन कितना है? 2018 में चाइना का पॉपुलेशन था 139 करोड़ और 2022 में चाइना का पॉपुलेशन है 145 करोड़, यानी आज के टाइम चाइना का पॉपुलेशन है 145, 129 और 120। ये चाइना का पॉपुलेशन है आज के टाइम। ओके बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रैंक बता रहा हूँ कि देखो इसी देख रहे हो, इंडिया का पॉपुलेशन ये आज के टाइम में और चाइना की है डिफरेंस कितना है? अप्रॉक्स 4 करोड़। ठीक है ना? लेकिन एक चीज ध्यान रखो, इंडिया की इकोनॉमी बहुत डिफरेंस है। इंडिया की इकोनॉमी कितनी है? इंडिया की इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन अप्रॉक्स, और वहीं अब चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो अप्रॉक्स $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो आप देख सकते हो, अगर मैं ये कहूँ कि चाइना की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चाइना पर कैपिटा इनकम कितनी है? पर कैपिटा इनकम बेटा $9,000 से भी ज्यादा है। कितना ज्यादा? $9,000 से भी ज्यादा है। ओके बच्चा, चलो देखो अब हम बात कर रहे हैं कि जो इनकम होती है इंडिया की, मतलब जो जीडीपी बनती है इंडिया की, ये जीडीपी में ज्यादातर कंट्रीब्यूशन किसका है? कंट्रीब्यूशन भागीदारी किसकी है? सर एग्रीकल्चर सेक्टर से, कृषि। दूसरा आपने कहा सर इंडस्ट्री,
तीसरा आपने कहा सर सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। ज्यादातर पैसा आता कहां से है ये बताओ। ज्यादातर पैसा आता कहां से? कृषि से कितना, एग्रीकल्चर से कितना आता है? आपने कहा एग्रीकल्चर से आता है 16.38%, यहाँ से 29.34%, यहाँ से 52.27%। मतलब ये है कंट्रीब्यूशन। इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? सेक्टर से, उसके बाद में इंडस्ट्री से, उसके बाद में एग्रीकल्चर से। लेकिन आप ये कैसा लेबर फोर्स कितना है? लेबर फोर्स, लेबर फोर्स को तो जानते हैं, बताओ। कार्यबल, एग्रीकल्चर में कार्यबल कितना है भाई बताओ। सर एग्रीकल्चर में कार्यबल कितना है? सबसे ज्यादा। आप कह सकते हैं कि 52% एप्रोक्स। यहाँ कितना है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में 27% एप्रोक्स। और बचा हुआ कितना बताइए? बचा हुआ देखो यहाँ पर 21% एप्रोक्स है, 25% यहाँ पे हो गया। और सर्विस सेक्टर में कितना हो गया? लगभग 23%। ये लेबर फोर्स है। यह लेबर फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पर है? लेबर फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर लेबर फोर्स सबसे ज्यादा है। ये क्लियर हो गया? चलिए, इंडिया में आपको अच्छी होता है, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेड जो करती है वो किसके साथ करती है? ट्रेड करती है यूएस के साथ, और प्रॉफिट में रहती है। इंडिया के साथ, इंडिया यूएस के साथ, इंडिया यूएस के साथ प्रॉफिट में रहता है, ठीक है ना। और इंडिया चाइना के साथ यहाँ पर डेफिसिट यानी घाटे में रहता है, घाटे में रहता है या लाभ। हमारा सबसे ज्यादा जो लाभ का पार्ट है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी निर्यात जो करते हैं। और आयात हम सबसे ज्यादा बात करते हैं। अगर इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट यानी आयात की बात करें, वो हम कहां से करते हैं? तो वो हम करते हैं आयात, इंपोर्ट करते हैं कहां से? चाइना से ज्यादा करते हैं। चाइना, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से करते हैं, ठीक है ना। यूएई इनसे करते हैं। सबसे नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है। सबसे चाइना से करते हैं। चाइना से हमें ज्यादा जो गुड्स रेंज करती है, ठीक है ना। चाइना से हमें ज्यादा गुड्स लेनी पड़ती है। चलो बेटा अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ।